हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 131 सम्राट मकबरा। किंग परिवार। तो एजोर प्रांत की उत्पत्ति इसी किंग परिवार से हुई है। चू फैंग ने पूछा, ये सही है? 9 प्रांतों के नाम 9 मार्शल खेती करने वाले परिवारों से लिए गए हैं। 9 शक्तिशाली परिवारों की ताकत बराबर थी और उन सभी ने एक एक प्रांत पर कब्जा कर लिया और ऐसी स्थिति बनाई जिसमें कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकता था। ये लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। सू मेई ने कहा, अप्रत्याशित घटना? कौन सी घटना? चू फैंग की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसी साल किंग परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। जिस दिन लड़के का जन्म हुआ उस दिन पूरे आसमान में सुनहरी रंगीन रोशनी छा गई। 4 विशालकाय जानवर हवा में उछले और दहाड़ने लगे और उन्होंने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। वह लड़का स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान था। किंवदंतियों के अनुसार जन्म के 1 महीने बाद वह बोल सकता था। दूसरे महीने में वह खड़ा हो सकता था और चल सकता था। जब वह 1 साल का था तो उसने 4 कलाएं सीखना शुरू कर दिया। वह 5 साल की उम्र में दुनिया की सभी प्राचीन पुस्तकों से परिचित था। सू मेई ने कहा, क्या कोई ऐसा बच्चा था जो इतना प्रतिभाशाली था? चू फैंग चौंक गया। विकास की वह गति वास्तव में सामान्य लोगों की अनुभूति से कहीं अधिक थी। ये भी बहुत ज्यादा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वह लड़का 7 साल का था तो उसके शरीर की हड्डियां अपने सबसे अच्छे रूप में थीं और वे 12 साल के सामान्य बच्चों के शरीर के बराबर थीं। इसलिए जब वह 7 साल का था तो उसने मार्शल साधना शुरू कर दी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह मार्शल साधना में भी बेहद प्रभावशाली था। जब वह 9 वर्ष का था तब उसने मूल क्षेत्र में प्रवेश किया। जब वह 11 वर्ष का था तब उसने गहन क्षेत्र में प्रवेश किया और जब वह 13 वर्ष का था तब उसने स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने 9 प्रांतों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और किंग परिवार को 9 प्रांतों का अधिपति बना दिया। वह इतना शक्तिशाली था। 13 वर्ष की आयु में स्वर्ग में प्रवेश कर 9 प्रांतों में विजय प्राप्त कर महाद्वीप को एकजुट कर। चू फैंग फिर से चौंक गया। अब तक स्वर्ग क्षेत्र मार्शल साधना का ज्ञात शिखर था। ये काफी भयानक था जब उस व्यक्ति ने 13 साल की उम्र में इसमें प्रवेश किया। चू फैंग इस साल 15 साल का हो गया था और आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ ही उसे पहले से ही कई लोगों द्वारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा था। 13 साल की उम्र में स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत प्रभावशाली था। यहाँ तक कि चू फैंग भी काफी हैरान था क्योंकि उस व्यक्ति की तुलना में वह बस उतना ही साधारण था जितना वह हो सकता था। मजबूत, अभी तो ताकतवर हिस्सा भी नहीं आया है। जब वह 15 साल का था तो उसने मार्शल साधना की एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश किया। मार्शल साधना की एक पूरी तरह से नई दुनिया। उसके पास ऐसी शक्ति थी जो दुनिया में एक राजा के आगमन जैसी थी और ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्रों को भर सकती थी। अपने हाथ की एक लहर से वह किसी भी शहर को नष्ट कर सकता था और वह चींटियों पर पैर रखकर जीवित प्राणियों का वध कर सकता था। वह दुनिया का सच्चा राजा था और उसने सभी के भाग्य पर शासन किया। इसलिए लोग उस क्षेत्र में रहने वालों को मार्शल लॉर्ड्स कहते थे। मार्शल लॉर्ड तो स्वर्ग क्षेत्र के बाद अभी भी एक मार्शल लॉर्ड क्षेत्र है। चू फैंग काफी हैरान था और वह पूछे बिना नहीं रह सका, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसे क्विंगक सुआनटियन कहा जाता है। सू मेई ने उत्तर दिया, किंगक सुआनटियन। चू फैंग को ये नाम बहुत अच्छी तरह याद था क्योंकि उसे ऐसे चरित्र को याद रखना था। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति। किंगक सुआनटियन 9 प्रांतों के महाद्वीप में प्रकट होने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि क्योंकि यह मामला बहुत पहले हुआ था और 9 प्रांतों में कई बदलाव हुए थे, इसलिए अब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि किंगक सुआनटियन के मार्शल लॉर्ड बनने के ठीक बाद वह अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने के कारणों पर कई विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह इसलिए चला गया क्योंकि 9 प्रांतों का महाद्वीप अब उसे संभाल नहीं सकता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनकी मार्शल साधना स्वर्ग के विरुद्ध थी और मार्शल सिद्धांतों के नियमों को तोड़ती थी। इसके कारण उन्हें स्वर्ग की सजा मिली और जिस वर्ष वे मार्शल लॉर्ड बने उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। अब तक
लोगों ने कहा कि मृत्यु का यही सबसे उचित तरीका था। क्या वह सच में मर गया है? इतना ताकतवर इंसान यूं ही मर गया। चू फैंग को सच में यकीन नहीं हुआ। इतना ताकतवर इंसान किसी के कहने से कैसे मर सकता है? वह वास्तव में मर गया। किंवदंतियों के अनुसार वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मृत्यु से पहले उसने अपने लिए एक मकबरा बनाया। मकबरा एजोर प्रांत के आधे हिस्से में फैला हुआ था और उसने 4 प्रवेश द्वार बनाए थे। 4 प्रवेश द्वारों के नाम एजोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक कछुआ हैं। ये 4 प्रवेश द्वार है न। चू फैंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पल उसे अचानक समझ में आया कि एजोर ड्रैगन माउंटेन रेंज और वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में 2 दुष्ट कब्रें संभवतः आपस में जुड़ी हुई थी। हालांकि 2 और जगहें थीं। इसका मतलब था कि एजोर प्रांत के भीतर 2 और दुष्ट कब्रें थीं। ये सही है। प्रवेश द्वारों में से एक वर्मिलियन बर्ड सिटी के वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में है। इसके अलावा एजोर ड्रैगन स्कूल की एजोर ड्रैगन माउंटेन रेंज, व्हाइट टाइगर विला की व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज और ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की ब्लैक टॉर्टोइस माउंटेन रेंज भी है। गोंग लुयुन का परिवार अभी ब्लैक टॉर्टोइस सिटी का अधिपति है, सु मेई ने समझाया। इसका मतलब है कि गोंग लुयुन और आप दोनों बहनें किंगजुआनटियन की कब्र के लिए एजोर ड्रैगन स्कूल गए थे। किंगक्सुआनटियन की कब्र में तंत्र की कई परतें हैं और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खोल सकें। हालांकि मेरे सु परिवार को हमेशा लगता था कि 1000 साल पहले एजोर ड्रैगन संस्थापक महाद्वीप में एक व्यक्ति क्यों बन सका। इसका कारण ये था कि उसने किंगक्सुआनटियन की कब्र खोली और उससे कुछ लाभ प्राप्त किए। जब उन्होंने पहाड़ छोड़ा तो उन्हें एजोर ड्रैगन संस्थापक के रूप में जाना जाता था। अपनी मार्शल साधना में सफल होने के बाद उन्होंने एजोर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एजोर ड्रैगन स्कूल बनाया। ये संभवतः किंगक्सुआनटियन के प्रति कृतज्ञता का एक प्रकार था। हालांकि एजोर ड्रैगन स्कूल में काफी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजोर ड्रैगन संस्थापक ने उस वर्ष जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि ये बहुत संभव है कि यह अभी भी एजोर ड्रैगन स्कूल के भीतर हो। यही कारण है कि मैं और मेरी बहन एजोर ड्रैगन स्कूल में दाखिल हुए। जहां तक गोंग लुयुन का सवाल है, उसका गोंग परिवार किसी भी कीमत पर ब्लैक टॉर्टोइस सिटी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसे इस बारे में कुछ पता होना चाहिए और वह भी हमारे जैसे ही कारणों से एजोर ड्रैगन स्कूल में रह रहा है। सु मेई ने सच बोल दिया। तो यह इस तरह है। चू फैंग जो सच्चाई जानता था, बेहद उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एजोर प्रांत में 4 और दुष्ट कब्रें थीं। वह एजोर ड्रैगन माउंटेन रेंज और वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज का पता लगाने में असमर्थ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह 2 अन्य इविल टूम का पता नहीं लगा सकता था। आखिरकार उसने वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में कुछ लाभ प्राप्त किए थे, इसलिए शायद वह अन्य 2 कब्रों में और भी बेहतर लाभ प्राप्त कर सकता था। यह एक रहस्य है जिसे फैलाया नहीं जा सकता। अगर लिंग्युन स्कूल या किलिन प्रिंस मैंशन को इसके बारे में पता चल गया तो निश्चित रूप से संकट पैदा हो जाएगा। इसका असर जियांग राजवंश पर भी पड़ सकता है। अगर उस विशाल राक्षस को इस बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि वे तुरंत ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और उस समय हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सु मेई ने गंभीरता से याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा। चू फैंग ने वादा करने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर हंसते हुए कहा, दूसरी ओर तुम सच में मेरे प्यार में पड़ गई हो कि मुझे ऐसा रहस्य बताओ। तुम बेशर्म, तुम्हें कौन पसंद करेगा? चू फैंग के ऐसा कहने के बाद सु मेई का छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी गोरी मुलायम गर्दन भी लाल हो गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागी, फिर चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है। अगर कुछ नहीं है तो इधर उधर मत भागो। हे, इस लड़की को वास्तव में लाल चेहरा पसंद है। सु मेई को वापस जाते देख चू फैंग ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, इस बार तुम सच में भाग्यशाली हो। ठीक उसी समय एग्गी की मधुर आवाज गूंजी और वह सुन सकता था कि वह बहुत उत्साहित थी। मुझे पता है, अन्वेषण के लिए 2 और दुष्ट कब्रें हैं, है ना? चू फैंग मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक दुष्ट मकबरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वह एजोर प्रांत के आधे हिस्से में फैला हो? एग्गी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपका मतलब क्या है? अगर ये 4 दुष्ट कब्रें वास्तव में एक हैं, तो यह निश्चित रूप से दुष्ट कब्रें नहीं होंगी। वे सम्राट की कब्रें होंगी। अध्याय 132 प्रोपिंग ट्रैप। सम्राट का मकबरा। चू फैंग इसे समझने में असफल रहा, लेकिन वह अभी भी इसकी प्रभावशालीता सुन सकता था। संक्षेप में, सम्राट का मकबरा काफी प्रभावशाली चीज है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा कहूं तो आप समझ नहीं पाएंगे।
सम्राट के मकबरे को असीम खजाने के रूप में देखें। अगर एजोर प्रांत में वाकई सम्राट का मकबरा है तो किंगक्सुआंटियन नाम का वह आदमी निश्चित रूप से मार्शल लॉर्ड जितना सरल नहीं होगा। इतिहास के रिकॉर्ड बहुत संभवतः थोड़े गलत हो सकते हैं, एग्गी ने कहा। केवल मार्शल लॉर्ड ही नहीं, मार्शल साधना की यात्रा में और कितने क्षेत्र हैं। चू फैंग लगातार उत्साहित था और उसने अचानक महसूस किया कि उसके पास अभी भी अनुभव की कमी है और उसे बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। वे क्षेत्र आपसे बहुत दूर हैं, इसलिए अगर मैं आपसे बहुत कुछ कहूं तो ये बेकार है। वैसे भी 9 प्रांतों में एक विशाल व्यक्ति प्रकट हुआ और ये दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त था। अगर कब्र अभी भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो आपको जल्दी से मजबूत होने की आवश्यकता होगी। उसके बाद किसी भी जानकारी के लीक होने से बचने के लिए 9 प्रांतों में इस सम्राट मकबरे के बारे में जानने वाले सभी लोगों को मार डालो। वास्तव में ये पर्याप्त नहीं है, आपको 9 प्रांतों का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए। वैसे भी ये जानकारी फैलाई नहीं जा सकती, एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। क्या 9 प्रांतों का विनाश? तुम चाहते हो कि मैं इस महाद्वीप पर सभी को मार डालूं? क्या ये थोड़ा पागलपन नहीं है? उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह दुश्मनों को मारते समय बेरहम हो सकता था, लेकिन वह अपने निजी लक्ष्यों के लिए आम नागरिकों और उससे पूरी तरह से असंबंधित लोगों का कत्लेआम नहीं कर सकता था। तुम क्या जानते हो, सम्राट मकबरे पूरी दुनिया में सबसे बड़े खजाने हैं। उस किंगक्सुआंटियन की स्रोत ऊर्जा का उपभोग करने के बाद मैं किस साधना तक पहुंचूंगा, इसका उल्लेख नहीं करना है। आप इस सम्राट मकबरे पर भरोसा कर सकते हैं और एक अजेय व्यक्ति बन सकते हैं। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया और तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं की? निस्संदेह कब्र के भीतर इसके कारण होंगे। मेरे अनुमान से मुझे लगता है कि आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आई होगी और उन्हें आपको यहाँ भेजना पड़ा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आपका परिवार अभी भी मौजूद है या नहीं, मुझे कोई सुराग नहीं है। ये संभव है कि आपके माता पिता मर गए हों और आपका परिवार खत्म हो गया हो। जो लोग आपके परिवार को नष्ट करने और आपके माता पिता को मारने में सक्षम हैं, वे और भी बड़ी शक्ति हैं। इसके बारे में सोचें, यदि आप अपने परिवार द्वारा आपके शरीर में छोड़ी गई विश्व आत्मा को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप उस शक्ति का सामना कैसे कर सकते हैं जो आपके परिवार से भी अधिक शक्तिशाली है? जागो, ये दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हर जगह अनगिनत विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग हैं। शक्तिशाली शक्तियां कई मिलियन वर्षों से अस्तित्व में हैं और वे दुनिया की ऊंची और खड़ी चोटी पर खड़ी हैं। आप सिर्फ कुएं के नीचे से आसमान को देख रहे हैं। हालांकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। सौभाग्य से इस गहरे कुएं में असीम खजाने हैं। जब तक आपको ये खजाने मिलते रहेंगे, तब तक आप कुएं के बाहर मौजूद विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखेंगे। आप अपने परिवार का बदला लेने के लिए भी उन पर भरोसा कर सकते हैं, एग्गी ने बताया। मुझे ऐसा करने के लिए धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम किस आधार पर कहते हो कि मेरा परिवार खत्म हो गया है? तुम किस आधार पर कहते हो कि मेरे माता पिता मर चुके हैं? इसका कोई सबूत नहीं है और शायद उनके पास कोई और कारण हो, चू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह थोड़ा गुस्से में था क्योंकि अपने दिल की गहराई से वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि उसके माता पिता और उसके परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ हो। ठीक है, मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आपका परिवार अभी भी मौजूद हो और आपके माता पिता अच्छी तरह से रह रहे हों। हालांकि अगर आपका परिवार अभी भी मौजूद है, तो क्या आपके पास अपनी वर्तमान साधना के साथ वापस लौटने के लिए कोई चेहरा है? क्या आपके पास अपने माता पिता को देखने के लिए कोई चेहरा है? अभी तुम बहुत कमजोर हो। मार्शल खेती की दुनिया में तुम एक असली चींटी हो। उन्हें तुम्हें कुचलकर मारने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। वे बस बेतरतीब ढंग से पाद सकते हैं और तुम्हारा शरीर टूटी हुई हड्डियों से फट जाएगा। वे बस बेतरतीब ढंग से फूंक सकते हैं और तुम धुएं के एक धागे की तरह गायब हो जाओगे। एग्गी के शब्द ब्लेड की तरह तीखे थे और चू फैंग के कानों में चुभ रहे थे। वह चू फैंग के अहंकार पर वार करती रही। फिर भी उन सीधे शब्दों ने चू फैंग को यह एहसास दिलाया कि वह कितना कमजोर था। ये सच था, उसे और मजबूत बनने की जरूरत थी। उसे बहुत मजबूत बनने की जरूरत थी। अभी वह कोई प्रतिभाशाली नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि उसके आसपास के लोग बहुत औसत दर्जे के थे, इसलिए उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया गया। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति किंगक्सुआंटियन जैसा होना चाहिए, और शायद 9 प्रांतों के महाद्वीप के बाहर भी उसके जैसे कई प्रतिभाशाली लोग थे।
ठीक है, सम्राट मकबरे के भीतर सभी खजाने मेरे होंगे, लेकिन मैं अपने लालच के कारण निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगा। चू फैंग ने गंभीरता से कहा। कोमल हृदय, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कोई वास्तव में इस रहस्य को महाद्वीप से दूर नहीं फैला देता। जब वे सभी असली विशेषज्ञ यहाँ आएंगे तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये सही है, मैं अभी भी इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकता। अगर एक दिन सम्राट मकबरे की खबर सच में फैल गई और खजाने दूसरों ने ले लिए तो मुझे शिकायत का एक शब्द भी नहीं होगा। अगर मैं इन खजानों पर भरोसा नहीं करता तो भी मैं खुद ही मजबूत बन सकता हूँ। चू फैंग अपने फैसले पर बहुत दृढ़ था। जो भी हो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर तुम इस महाद्वीप पर लोगों का कत्लेआम करने की कोशिश भी करो तो भी तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं होगी। बहरहाल, चलो अब चलते हैं, एग्गी ने आग्रह किया। अभी चले जाओ, ये ठीक नहीं है न? आखिरकार मैंने पहले ही सू रॉ और सू मेई के पिता से कुछ अतिरिक्त दिन रुकने का वादा किया था। तो फिर कल चले जाओ। तुम्हें कल ही चले जाना चाहिए क्योंकि इसमें देरी नहीं की जा सकती। वह ठीक है। निर्णय लेने के बाद चू फैंग मूल रूप से अपने पास मौजूद सभी आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करना चाहता था। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसे डर था कि सू मेई कहेगी कि उसका लक्ष्य अल्पकालिक लाभ है, इसलिए चू फैंग ने उन्हें परिष्कृत नहीं किया। उसके हाथ में आध्यात्मिक मोती थे, इसलिए वह जब चाहे सफलता प्राप्त कर सकता था। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो सुहेन द्वारा चू फैंग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई दावत भी शुरू हो गई। मेज पर केवल 4 लोग थे, सू मेई, सू रॉ, चू फैंग और सू हेन। फिर भी मेज बहुत बड़ी थी और उस पर शानदार खाने पीने की चीजें भरी हुई थी। चू फैंग ने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं खाई थी और एक नज़र में ही उनकी भूख नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। बस इतना था कि मेज के बड़े आकार की वजह से वे चारों बहुत बिखरे हुए बैठे थे। बेवकूफ, तुम सिर्फ मांस खाना ही क्यों जानते हो? ये खाओ, कभी कभी सब्जियों का स्वाद और भी लजीज होता है। हालांकि जिस बात ने लोगों को अवाक कर दिया वही थी कि सू मेई ने चू फैंग के पास बैठने की पहल की और लगातार चू फैंग को कुछ खाने में मदद की। उसने कभी कभी चू फैंग को खाना भी खिलाया। बेशक चू फैंग ने इसे थोड़ा भी दूर नहीं किया और उन दोनों ने एक दूसरे को भोजन में मदद की और एक दूसरे को खिलाया। इसे मीठा कहा जाता है। उस दृश्य का सामना करते हुए सू रो, जो पहले से ही अपनी छोटी बहन के दिल को जानती थी, अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए हंस पड़ी। दूसरी ओर सू हेन के माथे पर काली रेखाएं थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सका और वह शर्मिंदगी के दायरे में डूब गया। दावत के दौरान सू हेन ने नई उत्कृष्टता सभा के लिए पुरस्कार निकाला। 10 मूल मोती 10,000 आध्यात्मिक मोतियों के बराबर थे। यह नई उत्कृष्टता सभा के लिए कथित इनाम से 2 गुना था और उस कार्रवाई के संबंध में चू फैंग ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वह जानता था कि सू परिवार उसे अपने करीब लाना चाहता था। चू फैंग के पास आत्मिक शक्ति थी और उसके पास झूगी लियुन का शिष्य बनने का मौका था। जल्दी या बाद में वह एक विश्व आत्मवादी बन जाएगा और चूंकि सू परिवार भी सम्राट कब्रों के बारे में जानता था, स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि चू फैंग उनके करीब रहे ताकि वह एक हद तक उनकी सेवा कर सके। दावत के बाद चू फैंग अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर चू फैंग के पास आया और कहा कि दूसरी महिला सू रो उसे ढूंढ रही है। चू फैंग के मन में सू रो के प्रति काफी अच्छे विचार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मना नहीं किया। नौकर के नेतृत्व में वह उस महल में दाखिल हुआ जिसमें सू रो रह रही थी। जैसे ही चू फैंग महल में दाखिल हुआ, 2 आकृतियां छाया से बाहर निकलीं। एक वर्मिलियन बर्ड सिटी का स्वामी सू हेन था, दूसरा एक पतला बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे। क्या सब कुछ तैयार है? अपनी बेटी के महल की ओर देखते हुए सू हेन बोला। महामहिम, चिंता मत करो, आज से ये चू फैंग मेरे सू परिवार का हिस्सा होगा। बूढ़े आदमी ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 133 जहर। हालांकि सू रो जिस महल में रह रही थी वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बहुत ही शानदार था। महल के अंदर की सजावट बहुत ही अनोखी और भव्य थी। महल में हर जगह खुशबू फैल रही थी, जिससे एक पल में ही पता चल जाता था कि यह किसी लड़की का घर है। युवा स्वामी चू फैंग, कृपया कुछ चाय पी लें। यह उच्चतम गुणवत्ता की सुगंधित चाय है और दूसरी महिला ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए इसे तैयार करने के लिए कहा है। नौकर ने चाय का एक बर्तन परोसा। धन्यवाद। चू फैंग ने दावत में खूब सारा खाना खाया और खूब शराब पी। उस समय
चाय एक ऐसी चीज थी जिसकी चू फैंग को जरूरत थी। चाय की खुशबू बहुत खास थी और उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। हाँ टिल्डे टिल्डे अच्छी चाय। चू फैंग ने एक घूंट में चाय खत्म कर दी, लेकिन उसे अभी भी प्यास लगी थी। इसलिए उसने चाय का पूरा बर्तन उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। चाय का पूरा बर्तन खत्म करने के बाद उसने अभी भी और चाय की इच्छा जताए उसने अपना मुंह पोंछा और कहा, दूसरी महिला कहाँ है? दूसरी महिला ने कहा है कि वह ऊपरी मंजिल पर आपका इंतजार कर रही है। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे ऊपर जाना है। चू फैंग को लगा कि यह थोड़ा अजीब है। उसने उसे आमंत्रित क्यों किया, फिर भी व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत क्यों नहीं किया? इसके बजाय उसे खोजने के लिए खुद ऊपर जाना पड़ा। हालांकि कुछ और सावधानी से सोचने के बाद चू फैंग इसे समझ सकता था। हालांकि चू फैंग सू परिवार में एक मेहमान था, अंत में सू रोए जो ड्रैगन स्कूल में एक बुजुर्ग थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहचान या ताकत के विषय पर था, वह उससे ऊपर थी, इसलिए उसके लिए सू रो की तलाश करना सामान्य था। ये सोचकर चू फैंग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। नौकर अजीब तरह से मुस्कुराया, महल का दरवाजा बंद किया और चुपचाप उस जगह से चला गया। महल में 5 मंजिलें थीं और चू फैंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसे अपने पेट के नीचे से बुरी आग की लहरें आती हुई महसूस हो रही थी। ऊपर देखने पर एक छोटा सा तंबू खड़ा हुआ था। अरे, क्या हो रहा है? चू फैंग कुछ अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपना लंबा लबादा सीधा किया और अपनी प्रतिक्रियाओं को छिपा लिया, वरना अगर सुअरों ने ये देखा तो उसे निश्चित रूप से एक बदमाश करार दिया जाएगा। चू फैंग ऊपर की ओर बढ़ता रहा। हालांकि जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसका निचला हिस्सा और भी ज्यादा फूल गया। इससे चू फैंग को बहुत असहजता महसूस हुई। हालांकि वह जवानी के चरम पर था और एक खंभा बाहर निकलना सामान्य बात थी, लेकिन ये पहली बार था कि यह इतना कठिन था। लानत है, ये सही नहीं है। क्या दावत में कुछ बहुत ज्यादा सप्लीमेंट थे जो मेरे पुरुष स्वभाव को उत्तेजित करते थे? चू फैंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं है। उस समय उसकी गर्दन मोटी और लाल थी। उसके शरीर में खून उबल रहा था जैसे किसी अज्ञात आग ने उसके पूरे शरीर में आग लगा दी हो। वह स्पष्ट आग, बुरी आग थी। यह मस्तिष्क में इच्छाओं को भर देती थी और लोगों को पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ करने के लिए प्रेरित करती थी। अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा लगता है कि भोजन को सचमुच बेतरतीब ढंग से नहीं खाया जा सकता। चू फैंग थोड़ा चिंतित था और उसने अपने शरीर के भीतर की बुरी आग को दबाने के लिए अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से घुमाया। ये कहना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। इसके साथ इसका वास्तव में कुछ प्रभाव हुआ। उसे लगा कि उसकी उबलती इच्छाएं नियंत्रित हो गई हैं, तभी उसने ऊपर की ओर बढ़ने की हिम्मत की। हालांकि जब चू फैंग चौथी मंजिल पर पहुंचा तो 5वीं मंजिल से अचानक खुशबू की एक लहर तैर कर आई। ऐसा लग रहा था कि खुशबू किसी खास फूल की है और लोग उसमें खो जाते हैं। चू फैंग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही वह 5वीं मंजिल पर पहुंचा, चू फैंग ने पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनी और भाप उसके चेहरे की ओर उछलने लगी। उस पल चू फैंग घबरा गया। उसने अवचेतन रूप से एक संभावना के बारे में सोचा। हालांकि यह पहली बार था जब उसने उस दृश्य का अनुभव किया था, लेकिन यह एक महिला के स्नान स्थान जैसा लग रहा था। बकवास। ठीक उसी समय चू फैंग को अचानक पता चला कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। एक झटके में उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी, जैसे कि उसकी साधना को किसी ने चूस लिया हो। ऐसा लगा जैसे कई सालों से अर्जित उसकी साधना पूरी तरह से खत्म हो गई हो। अगर यह एक सामान्य स्थिति होती तो शायद चू फैंग खुद को शांत कर लेता और यह पता लगा लेता कि उसकी साधना क्यों गायब हो गई। हालांकि चू फैंग उस पल पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा दबाई गई इच्छाएं पागलपन की हद तक बाहर निकल आईं। ये पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। उस समय उसकी इच्छाएं उसके मस्तिष्क पर टूट पड़ीं और चू फैंग को लगा कि वह जल्द ही अपनी तर्कशक्ति खो देगा। उसने अवचेतन रूप से उस जगह को छोड़ने की तैयारी कर ली, वरना उसे लगा कि कुछ भयानक हो जाएगा। धमाका। चू फैंग ने घबराकर गलती से एक चीनी मिट्टी का फूलदान गिरा दिया। हालांकि यह टूटा नहीं, फिर भी इससे एक स्पष्ट आवाज आई। कौन? ठीक उसी समय एक तीखी लेकिन मधुर महिला आवाज अचानक गूंजी। ये सू रो थी। यहाँ मत आना।
चू फैंग ने अवचेतन रूप से चिल्लाया क्योंकि सिर्फ सूरो की आवाज सुनकर ही वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कौन जानता था कि जब वह सूरो को देखेगा जो लोमड़ी आत्मा की तरह थी तो वह क्या करेगा। चीनी किंवदंतियों में मनुष्य में परिवर्तित होने वाली लोमड़ी आत्माएं आमतौर पर बेहद खूबसूरत होती थीं। चू फैंग, ये तुम हो? चू फैंग की आवाज सुनने के बाद सूरो ने स्पष्ट रूप से आराम किया और अपनी सतर्कता कम कर दी। पानी के छींटे की आवाज आने के बाद हल्के कदमों की आवाज जल्दी से उसके पीछे आ गई। उस पल चू फैंग वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन जब उसने भाप के भीतर आकर्षक आकृति को देखा तो वह अपनी हरकत रोक नहीं सका। फिर उसने अपनी नज़र, जो कि घनीभूत रूप से बुरी आग से ढकी हुई थी, सीधे उस खूबसूरत आकृति की ओर डाली। सूरो भाप से बाहर निकल आई। उसने अपने शरीर को एक सफ़ेद तौलिया से ढका हुआ था और उसका आकर्षक शरीर उभरकर सामने आ रहा था। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद कंधे और पैर सब दिख रहे थे। उसके गीले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और पानी की बूंदें उसकी पतली, मुलायम और चिकनी त्वचा पर धीरे धीरे बह रही थी। सुंदर, बेहद खूबसूरत, चाहे वो उसका लोमड़ी जैसा चेहरा हो या शैतान जैसा शरीर, एक नज़र में ही वासना भड़क उठती थी। चू फैंग, ये वास्तव में तुम ही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हालांकि सूरो को चू फैंग के वहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और हजारों तरह की शान प्रकट हुई। चू फैंग की अंतिम चेतना उस नर्म और मीठी आवाज को सुनकर ढह गई। फुसफुसाहट, अगर दूसरे लोग होते तो सूरो को इस तरह देखकर खुद को नियंत्रित करना मुश्किल होता। चू फैंग का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो उस बुरी आग में घिरा हुआ था। उसने अपनी बाहें फैलाई, अपने पैरों से कदम रखा और मेढक की तरह छलांग लगाते हुए उसने खुद को सुंदर सूरो पर फेंक दिया। आप क्या कर रहे हो? चू फैंग को अपनी ओर कूदता देख सूरो के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बचना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके शरीर में एक भी रत्ती गहरी शक्ति नहीं थी। हालांकि वह अपनी आंखों से चू फैंग की हरकतें देख सकती थी, लेकिन उसका शरीर उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। टिल्ड, एक तेज चीख निकली और सूरो जमीन पर गिर पड़ी। उसे चू फैंग ने धक्का देकर गिरा दिया और उसी पल सूरो का बर्फ जैसा सफेद रंग तुरंत लाल हो गया। उसकी लोमड़ी जैसी आकर्षक बड़ी आंखें चू फैंग को घूर रही थीं और उसकी निगाहें सदमे और डर से भरी हुई थीं। वह महसूस कर सकती थी कि चू फैंग के पास कुछ ऐसा था जो उसके शरीर पर जोर से वार कर रहा था। उस स्थिति का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से सूरो सोच सकती थी कि क्या हो रहा था। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? उठो। जैसे ही वह डर से बाहर निकली, सूरो ने चू फैंग को दूर धकेलना चाहा, लेकिन ये बेकार था क्योंकि वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी। उसके नर्म और चिकने हाथों ने चू फैंग के शरीर को रगड़ दिया और इसने चू फैंग की इच्छाओं को और भी मजबूत कर दिया। अध्याय 134, भूखा भेड़िया सफेद खरगोश पर झपटता है। चू फैंग की आंखें जो वासना से भरी हुई थीं, सूरो के शरीर को बाघ की तरह घूर रही थी। वह एक भूखे भेड़िए की तरह था जिसका पेट गड़गड़ा रहा था और जो एक छोटे से सफेद खरगोश को देखते हुए बहुत देर तक लार टपकाता रहा। चू फैंग की आंखों में दो चोटियां दिखाई दी। शायद पहले की अति उग्र हरकतों की वजह से सूरो का तौलिया थोड़ा नीचे खींच गया और बर्फ सफेद रंग का एक टुकड़ा तुरंत दिखाई दिया। जैसे ही उसने देखा, चू फैंग ने कुछ लार निगल ली। ऊपर देखा तो वह सफेद और कोमल गर्दन और उसका नाजुक सुंदर चेहरा था। सूरो की आकर्षक आंखें बेजान होकर उसे देख रही थीं। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं और वह काफी दयनीय लग रही थी। उसकी लंबी भौहें हल्के से कांप रही थीं और डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा लाल लाल था, जैसे चू फैंग को सारी समझ खो देने वाला कोई पदार्थ हो। सूरो के बंद मुलायम और लाल होठों से अंतहीन आकर्षण झलक रहा था। चू फैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जाने दो। मम। अचानक चू फैंग ने अपना मुंह खोला और जोर से काट लिया। सूरो चू फैंग से बात कर रही थी और अचानक उसे लगा कि उसके लाल होंठ बंद हो गए हैं। मम टिल्ड। सूरो ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, फिर भी यह एक अनोखा एहसास था। सूरो का शरीर तुरंत शिथिल हो गया और प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो गई। वह शक्तिहीन होकर जमीन पर लेट गई। उसी समय जब चू फैंग सूरो को चूम रहा था, उसके हाथ शैतानी तरीके से हर जगह उड़ गए और सूरो के शरीर पर तौलिया को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसका संपूर्ण शरीर उसके सामने अर्ध ढका हुआ दिखाया गया था। उस पल ऐसा नहीं था कि सूरो ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, बस उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वह केवल चू फैंग को अपने शरीर पर जो चाहे करने दे सकती थी और उसे पागलों की तरह सब कुछ ले जाने दे सकती थी।
धिक्कार है, हमारे साथ ये किसने किया। सू रो को पहले से ही संकेत मिल गए थे और वह जानती थी कि वर्तमान चू फैंग ने सारी समझ खो दी है। वह स्पष्ट रूप से ड्रग्स के प्रभाव में था और उसकी साधना भी प्रतिबंधित थी। किसी को बिना किसी को पता चले कुछ करना चाहिए था। हालांकि उसके वर्मिलियन बर्ड सिटी में आम लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। ये गंध, उस समय सू रो ने देखा कि बाथरूम में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। वह गंध काफी जानी पहचानी थी और उससे वह समझ गई। फिर भी उसे लगा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। यह एक विशेष प्रकार की दवा थी जो किसी की साधना को प्रतिबंधित कर सकती थी। यह एक बेहद कीमती चीज थी और यह एक खजाना था जिसे उसके पिता सू हेन ने इकट्ठा किया था। ये पिता है, उसने ऐसा क्यों किया? उस पल सू रो पूरी तरह से चकित थी। वह ये नहीं सोच पा रही थी कि उसके अपने पिता उसे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। फिर भी वह चीज वास्तव में उनकी थी। उसके पिता के अलावा सू परिवार में ऐसा कोई और नहीं था जिसके पास वह दवा थी। साथ ही उसके पिता के अलावा कोई और नहीं था जो उसके बाथरूम में उस विशेष प्रकार की दवा डाल सकता था। आह टिल्ड 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 टिल्ड। हालांकि उस पल सू रो का चेहरा बहुत बदल गया। वह दर्द से चीख उठी क्योंकि उसे लगा कि कोई विदेशी वस्तु उसके शरीर में घुस गई है और उसकी सबसे कीमती चीज को फाड़ दिया है। खून की बूंदें धीरे धीरे बाहर निकलने लगीं। चू फैंग, तुम कमीने, अपना दिमाग साफ करो। सू रो पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी और चू फैंग को दूर धकेलना चाहती थी। लेकिन चू फैंग जो उसके शरीर पर था एक पहाड़ की तरह था और वह उसे किसी भी तरह से हिला नहीं सकती थी। वह केवल चू फैंग को, जिसकी आंखें लाल थीं और जो जोर से हाँफ रहा था, उसे अपने नीचे दबाने दे सकती थी। वह पूरी तरह से असहाय थी। मम, चू फैंग ने अपने दर्द भरे मस्तिष्क की मालिश की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वह अचंभित हुआ, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि उसे याद आया कि उसने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा था। इतना सुंदर कि वह उससे जागने को भी तैयार नहीं था। सपने के भीतर उसने एक बहुत ही आरामदायक काम किया। हालांकि वह विवरण और लोगों के बारे में भूल गया। ये बहुत सुंदर था और भूलना मुश्किल था। सू रो। लेकिन जब चू फैंग ने सू रो को देखा जो उसके बगल में पूरी तरह से नग्न थी और जमीन पर खून का धब्बा था, तो वह तुरंत विचलित हो गया। यादों के टुकड़ों को याद करते हुए चू फैंग को एक अकल्पनीय बात याद आई। वह ये कि उसने सू मेई की बड़ी बहन, सू परिवार की दूसरी महिला, सू रो को जबरदस्ती नीचे गिरा दिया। हे मेरे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? चू फैंग पूरी तरह से अचंभित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। सू रो के चेहरे पर बहुत ठंडा भाव था और उसकी आवाज बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहले ही जाग गई थी और उसने अपनी भावनाओं को व्यवस्थित कर लिया था। सू रो खड़ी हो गई और उसका शुद्ध सफेद परिपूर्ण शरीर फिर से चू फैंग की आंखों के सामने आ गया। ये देखकर चू फैंग ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमा लिया और देखने की हिम्मत नहीं की। कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने कल रात ही बहुत कुछ देख लिया है। सू रो ने अपने दांत पीस लिए और अपने निचले होंठ को काट लिया। वह वास्तव में गुस्से में थी क्योंकि चू फैंग ने न केवल कल रात उसके पूरे शरीर को देखा, बल्कि उसने उसकी सबसे कीमती शुद्धता भी छीन ली। हालांकि वह जानती थी कि चू फैंग की कल की हरकतें स्वेच्छा से नहीं की गई थी, लेकिन जब उसने चू फैंग को इस समय इतना ईमानदार व्यवहार करते और इतनी शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा, तो सू रो अभी भी बेहद गुस्से में थी। सू रो के शब्दों से चू फैंग ने इस बारे में सोचा और वह सहमत हो गया। एक पुरुष के रूप में किसी को साहपूर्वक कार्य करने और जिम्मेदारी लेने का साहस करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि यह पहले ही हो चुका है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है। इसलिए उसने अपना पहले से ही मुड़ा हुआ सिर पीछे किया और सू रो के तथाकथित संपूर्ण शरीर को देखा। हालांकि वह नजर महत्वहीन लग रही थी, चू फैंग ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा नहीं था कि चू फैंग में बेकाबू वासना थी, ये सिर्फ इतनी खूबसूरत महिला के सामने था, जो पुरुष थे उनकी प्रतिक्रिया होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चू फैंग ने उसके सामने के दृश्य पर एकाधिकार कर लिया था। सू रो ने चू फैंग पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने उसके सामने अपना गुलाबी गदों पहना और साथ ही बर्फ सफेद चोंगसम भी। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया और एक सीधी वस्तु देखी, तो उसके हाव भाव बदल गए और उसने ठंडे स्वर में डांटा, मेरी साधना पहले ही वापस आ चुकी है। अगर तुमने मेरे प्रति कोई भी बुरा विचार रखने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। चू फैंग डरे नहीं, बल्कि उन्होंने गंभीरता से शपथ ली।
मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फैलाओगे नहीं। इसके अलावा छोटी मेई से मुंह मत मोड़ो। सू रो ने अपने दांत पीसते हुए आखिरी कुछ शब्द कहे। चिंता मत करो, मैं छोटी मेई को धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों बहनों से शादी करूंगा, चू फैंग ने बेहद गंभीरता से कहा। चू फैंग की बातें सुनने के बाद सू रो का छोटा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसके बाद उसने गुस्से से चू फैंग को एक नज़र देखा और कहा, तुम वास्तव में बहुत लालची हो। ये शब्द कहने के बाद सू रो जल्दी से बाथरूम से बाहर चली गई। हालांकि कोने को मोड़ने के बाद वह रुक गई और दीवार से टिक गई। उसने खुद से कहा, अजीब है, मैं इतनी नाराज क्यों हूँ, मेरे दिल में एक खटास क्यों है। अध्याय 135 मुझे दोनों बहनें चाहिए। सू रो को समझ नहीं आया और उसे बहुत अजीब लगा। हालांकि चू फैंग ने उसकी पवित्रता को ऐसे ही छीन लिया था और वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब चू फैंग ने कहा कि वह उससे और सू मेई दोनों से शादी करेगा तो वह कड़वा एहसास क्या था। क्या वह चू फैंग के प्यार में पड़ गई थी? लेकिन ये कैसे संभव था? चू फैंग उसकी अपनी बहन का प्रेमी था, वह उसके प्यार में कैसे पड़ सकती थी? वर्तमान सू रो उलझी हुई थी और पहली बार उसे पता चला कि वह खुद को समझ नहीं पा रही थी। तभी चू फैंग भी बाहर चला आया। उसने अपने कपड़े पहने थे, बिल्कुल नए, क्योंकि कल रात उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले ही उसने फाड़ दिए थे। क्या इसे गुप्त रखा जाएगा या जनता के लिए खोल दिया जाएगा? चू फैंग ने पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? इसे कैसे प्रचारित किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो छोटी मेई तुम्हें कैसे देखेगी? छोटी मेई मुझे कैसे देखेगी? सू रो बहुत घबराई हुई थी। मैं अभी आपकी बात सुनूंगा क्योंकि जल्द ही यह सार्वजनिक हो जाएगी। चू फैंग काफी शांत लग रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? सू रो की विलो जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गई और वह घबरा गई कि चू फैंग कुछ हलचल मचा देगा। कुछ नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम मेरी हो, जल्दी या बाद में। चू फैंग के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने एक अनियंत्रित शैतानी मुस्कान प्रकट की, जैसे कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह यादों में खो गया हो। सू रो ने चू फैंग पर एक नज़र डाली, फिर उसने अपना सिर घुमाया और अब चू फैंग से परेशान नहीं हुई। एक अजीब तरह के जोरदार लहजे में उसने उसे भगाने के लिए कहा, जल्दी से चले जाओ। अंधेरे आसमान का फायदा उठाओ और किसी को मत बताना कि तुमने मेरे घर पर रात गुजारी है। मम्मा, मैं वैसे भी जाने की योजना बना रहा था। मेरी ओर से छोटी मेई और अपने पिता से बात करो। चू फैंग ने बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने की तैयारी की। रुको। सू रो के हाव भाव में बहुत बदलाव आया जब उसने बारीकी से पूछा, तुमने कहा था कि तुम वर्मिलियन बर्ड सिटी छोड़ रहे हो, ये सही है? चू फैंग ने सिर हिलाया। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हमने ये सब बिना समझे किया, फिर भी तुम ये जानने की जहमत नहीं उठाते कि आखिर हुआ क्या और ऐसे ही चले गए। सू रो की निगाहें चमक उठीं और उसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसे लगा कि चू फैंग बहुत गैरजिम्मेदार है। आखिरकार कल रात उसने जो छीना था वह उसका शरीर था। पता करो क्या हुआ। कल रात आपके घर की नौकरानी ने मुझे अपने घर बुलाया। उसने कहा कि आपको किसी काम से मेरी ज़रूरत है और उसने कहा कि आपने मेरे लिए खास तौर पर एक प्याला चाय भी तैयार की है। उस चाय को पीने के बाद मैं वैसी ही हो गई जैसी कल रात थी। इसके अलावा बाथरूम में एक खुशबू थी। वह खुशबू बेहद अजीब थी और यह किसी की साधना को रोक सकती थी और उसे पूरी तरह से शक्तिहीन बना सकती थी। कल रात आपके पास एक मुर्गे को पकड़ने के लिए भी पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे यकीन है कि यह उस खुशबू के कारण था। आपको क्या लगता है, आपके अपने वर्मिलियन बर्ड सिटी में आपके नौकर को आपको धोखा देने का आदेश देने में सक्षम कौन है और इतनी मजबूत दवाएं भी ले सकता है? चू फैंग ने शांति से पूछा। तुम? उस पल सू रो अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग इतनी जल्दी सब कुछ का विश्लेषण कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि पर्दे के पीछे कौन व्यक्ति है। वह शांत निर्णय शक्ति और असाधारण अवलोकन कौशल वास्तव में काफी अविश्वसनीय था। तुम्हारे हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी उस व्यक्ति को जानते हो। जहां तक उस व्यक्ति के लक्ष्य का सवाल है, तुम और मैं दोनों ही इसे समझते हैं। मैं उसे दोष नहीं देता, बल्कि मैं उसे अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद मैं उसकी छोटी बेटी से ही शादी करता, लेकिन अभी मैं उसकी दोनों बेटियों को ले जाऊंगा। चू फैंग मुस्कुराया और इमारत से नीचे चला गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सू रो ने पूछा।
मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुम पहले से ही मेरी हो। बेहतर होगा कि तुम किसी और को पसंद न करो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। कोई बात नहीं, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आज से तुम मेरी हो। तुम और छोटी मेई दोनों मेरी हैं। तुम दोनों बहनों को कहीं जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चू फैंग का रवैया दृढ़ और सीधे तौर पर दबंग था। ये शब्द कहने के बाद उसने ये भी नहीं देखा कि सूरो के चेहरे पर क्या भाव थे और जल्दी से वहां से चला गया। सूरो वहां चुपचाप खड़ी रही, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह, जो धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी, पहली बार उलझन में पड़ गई। चू फैंग के जाने से पहले ही सू हेन अंदर आ गया। जब वह 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने सूरो को देखा। उसके चेहरे पर माफी का भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बाथरूम में चला गया और जमीन पर खून के धब्बे देखकर उसने आह भरी, बेटी, मुझे तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने के लिए खेद है। सूरो भी बहुत शांत थी जब उसने पूछा, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आह, शांगगुआन परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर छोटी मेई और शांगगुआन या की शादी को जबरदस्ती रद्द कर दिया गया तो शांगगुआन परिवार निश्चित रूप से नाराज होगा। अगर वह मेरे सू परिवार के खिलाफ विद्रोह करता है तो भले ही हम जीत जाएं, हमें बहुत नुकसान होगा और यह वर्मिलियन बर्ड सिटी संकट में पड़ जाएगी। छोटी मेई को उस चू फैंग से प्यार हो गया है और हर कोई ये देख सकता है। अगर वह कोई और होता तो मैं जबरदस्ती उनका रिश्ता खत्म कर सकता था। हालांकि वह चू फैंग संयोग से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और जब वह भविष्य में बड़ा होगा तो उसकी शक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता। मेरा सू परिवार उसे नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे केवल अपने साथ ही रख सकता हूँ। तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारे और उसके बीच एक रिश्ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दिल में अपराध बोध होगा और मुझे विश्वास है कि वह अब छोटी मेई के लिए नहीं जाएगा। मैं जो देख सकता हूँ, चू फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए भविष्य में भले ही वह मेरे सू परिवार के लिए काम न करे, वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए वह ये सब करेगा। सू हेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसने सब कुछ विस्तार से बताया। सू हेन की बातें सुनकर सूरो अचानक मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट असामान्य रूप से अजीब थी और सू हेन ने उसे देखकर अपने रोंगटे खड़े कर लिए। मेरे स्वामी पिता, आप वास्तव में सही हैं। चू फैंग वास्तव में एक जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए बेहतर होगा कि आप छोटी मेई को उस शांगगुआन या को न दें। अन्यथा न केवल वह शांगगुआन परिवार को खत्म कर देगा, बल्कि वह मेरे सू परिवार को भी खत्म कर देगा और केवल मुझे और छोटी मेई, हम दोनों को ही पीछे छोड़ देगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या चू फैंग तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद भी छोटी मेई के बारे में सोचेगा? मेरे सू परिवार को खत्म कर देगा? चू फैंग अपने प्रेमी के परिवार को खत्म करने की हिम्मत करेगा? क्या वह दुनिया के उपहास से नहीं डरेगा? सू हेन का चेहरा काफी बदल गया और वह स्पष्ट रूप से थोड़ा चिंतित था, क्योंकि वह बता सकता था कि सू रॉ मजाक नहीं कर रही थी। मेरे स्वामी पिता, अगर आपको किसी चीज को दोष देना है तो आप केवल चू फैंग के प्रति अपनी समझ की कमी को दोष दे सकते हैं। वह दुनिया के लिए नहीं जीता है, वह अपने लिए और उन लोगों के लिए जीता है जिनकी वह परवाह करता है। उसकी नज़र में दूसरे लोग उपयोगी हो सकते हैं या वे बेकार भी हो सकते हैं। उसके खिलाफ ऐसा कहना व्यर्थ होगा। ये शब्द कहने के बाद सूरो पलटी और नीचे चली गई। हालांकि उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके अपने पिता ने उसे अपने परिवार के लिए बेच दिया। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकती थी? ये क्रोध संभवतः पूरी जिंदगी तक बना रह सकता है। महल से निकलकर वर्मिलियन बर्ड सिटी के बाहर की ओर जाते हुए सूरो को देखकर सू हेन के चेहरे पर एक बेहद जटिल भाव था। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये हो सकता है कि मैंने वाकई कोई गलती की हो? अध्याय 136 फर्गना घोड़ा। वर्मिलियन बर्ड सिटी छोड़ने के बाद चू फैंग ने व्हाइट टाइगर विला में अपना लक्ष्य निर्धारित किया। कारण के लिए ये बहुत सरल था। ब्लैक टॉर्टोइस माउंटेन रेंज पर ब्लैक टॉर्टोइस सिटी का कब्जा था और ब्लैक टॉर्टोइस सिटी गोंगलुयुन के परिवार का क्षेत्र था। अगर चू फैंग की पहचान उजागर हो जाती तो उसकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती। इसलिए स्वाभाविक रूप से पूर्ण शक्ति के बिना वह जल्दबाजी में वहां नहीं जा सकता था। हालांकि व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला पर व्हाइट टाइगर विला का भी कब्जा था, लेकिन व्हाइट टाइगर विला व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला का एकमात्र अधिपति नहीं था। चू फैंग ने जो सुना था उसके अनुसार व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में व्हाइट टाइगर विला के अलावा कई अन्य विला भी थे। वे सभी व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला के संसाधनों को साझा करते थे,
इसलिए तदनुसार चू फैंग के लिए व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना आसान होना चाहिए। चून की यात्रा लंबी थी और उसने वर्मिलियन बर्ड सिटी से निकलते समय किसी का अभिवादन नहीं किया था, इसलिए जब चू फैंग शहर से बाहर निकला तो वह घोड़ों के लिए एक स्टेशन पर गया और वहां एक तेज घोड़ा खरीदना चाहता था। अगर वह अपने गंतव्य तक पैदल जाता तो भले ही चू फैंग के पास प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा होती, लेकिन वह उसे पूरी तरह से समाप्त कर देता। सम्माननीय अतिथि, हमारे यहाँ सभी घोड़े अच्छे हैं। हर एक घोड़ा प्रतिदिन 1000 मील की यात्रा कर सकता है। ये फर्गना घोड़ा और भी तेज है। यह आसानी से प्रतिदिन 8000 मील की यात्रा कर सकता है और यह घोड़ों का राजा है। घोड़ा स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी ने एक लाल रंग के घोड़े की ओर इशारा किया जो लंबा और बड़ा था और शेखी बघार रहा था। आसानी से 8000 मील की यात्रा। चू फैंग को संदेह था। वह घोड़ा खून की तरह लाल रंग का था और दूसरे घोड़ों की तुलना में वह ज्यादा मजबूत और स्वस्थ लग रहा था। वह गोल्डन पर्पल सिटी और दूसरे शहरों के कीमती घोड़ों से काफी मिलता जुलता था। वह थोड़ा ज्यादा बढ़िया था और काफी अच्छा घोड़ा था। हालांकि घोड़े की आंखों में कुछ हद तक बेकाबूपन था। ये घमंडी रवैया हमेशा चू फैंग को तिरस्कार के भाव से देखता था। वह शायद आसानी से लोगों को अपनी सवारी करने नहीं देता था और वह एक जंगली घोड़े की तरह था जिसे प्रशिक्षित नहीं किया गया था। सम्माननीय अतिथि, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये वास्तव में एक अच्छा घोड़ा है। इसे कई साधना विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति द्वारा पालतू बनाया गया था। हालांकि इस घोड़े में अभी भी जंगलीपन है। यदि आप साधना विशेषज्ञ नहीं हैं, तो वास्तव में इस पर सवारी करने का कोई तरीका नहीं होगा। परिचारक ने जल्दी से समझाया। ओह, ये तो वाकई जंगली घोड़ा है। उसकी बातें सुनकर चू फैंग की उस घोड़े में और भी दिलचस्पी बढ़ गई और वह चू फैंग की वश में करने की इच्छा से जुड़ गया। इसलिए उसने कहा, इस घोड़े की कीमत कितनी है? मैं इसे खरीदूंगा। हे सम्मानित अतिथि, क्या आप वाकई यह फर्गना घोड़ा खरीदना चाहते हैं? ये सस्ता नहीं है। जब उसने सुना कि चू फैंग इसे खरीदना चाहता है तो वह परिचारक काफी हैरान हो गया। उसने घोड़े को चू फैंग से मिलवाया था ताकि उसे पता चल सके कि उनका घोड़ा स्टेशन काफी ठोस है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग इसे खरीद पाएगा। आखिरकार घोड़े की कीमत सामान्य लोगों द्वारा खरीदी नहीं जा सकती थी। चू फैंग जैसे युवक का तो कहना ही क्या, जो सादे कपड़े पहनता था। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूँ तो इस घोड़ाघर में सामान्य घोड़ों की कीमत लगभग 2 दर्जन टेल चांदी होती है। बेहतरीन घोड़ों की कीमत 1 टेल सोना होती है। जहाँ तक फरगाना के इस घोड़े की बात है तो ये पिछले 2 प्रकारों की तुलना में बहुत महंगा है। परिचारक ने कुछ सस्पेंस पैदा किया। कितना? चू फैंग थोड़ा अधीर था। अगर यह पहले होता तो शायद उसे लागत की चिंता होती, लेकिन वर्तमान में उसे वास्तव में एक असली अमीर व्यक्ति कहा जा सकता है। कम से कम इन आम नागरिकों की तुलना में वह एक पूर्ण अमीर व्यक्ति था। हे, एक आध्यात्मिक मन का। परिचारक ने एक उंगली ऊपर बढ़ाई, मुस्कुराया और कहा, क्या एक आध्यात्मिक मन का 100 टेल सोने के बराबर है? इस तरह के एक घोड़े की कीमत इतनी है। जब परिचारक के शब्द उसके मुंह से निकले तो चू फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर आसपास की भीड़ में से कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे क्योंकि कुछ दिलचस्प बात सामने आई थी। वे सभी इकट्ठा हुए और गंभीरता से फर्गना घोड़े का मूल्यांकन किया। वे देखना चाहते थे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसकी इतनी कीमत है। चू फैंग ने भीड़ की उत्सुक निगाहों को देखते हुए केवल मुस्कुराया। उसके लिए एक आध्यात्मिक मन का वास्तव में 9 बैलों के बाल के समान था और यह किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं थी। ऐसे कीमती घोड़े के लिए एक आध्यात्मिक मन का इसके लायक है। हालांकि चू फैंग के बोलने का इंतजार किए बिना अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। नजर घुमाई तो देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग धीरे धीरे चल रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाले की मूंछें जालीदार थीं। उसने अपने शरीर से मजबूत मांसपेशियां दिखाईं और उन मांसपेशियों पर एक भयावह निशान भी था। अभी अभी जो शब्द कहे गए थे वे उसी के थे। उन लोगों को देखकर सभी लोग जल्दी से किनारे की ओर भागे क्योंकि उनके दिखावे से ही उन्हें पता चल गया था कि वे मार्शल साधक हैं और वे निश्चित रूप से दयालु लोग नहीं थे। वे अपमान न किए जाने वाले अस्तित्व थे। मैं ये फर्गना घोड़ा लूंगा। वह बड़ा व्यक्ति जिसके कनपटी पर जाली जैसी धारियां थीं, उसने अपनी जेब से एक सुनहरा चमकदार आध्यात्मिक मन का निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे परिचारक की ओर फेंक दिया। इसे स्वीकार करने के बाद परिचारक अप्रत्याशित खुशी से मुस्कुरा उठा। कोई बात नहीं,
उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि फरगना का घोड़ा वास्तव में इतनी ऊंची कीमत पर बिकेगा। हालांकि उस समय चू फैंग बोल पड़ा, रुको, तथाकथित पहले आओ पहले पाओ। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा, तो आप इसे दूसरे लोगों को कैसे बेच सकते हैं? छोटे भाई, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी एक साधक हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि यह फरगना घोड़ा एक आध्यात्मिक मनके के बराबर है। एक आध्यात्मिक मन का, इसके बारे में ज्यादा ध्यान से सोचो। क्या तुम इसके लिए भुगतान करने में सक्षम हो? चू फैंग की जांच करते हुए बड़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी निगाहों से तिरस्कार झलक रहा था और उसके पीछे खड़े बड़े लोगों का समूह ठहाके लगाकर हंसने लगा। उन्हें लगा कि चू फैंग ने वाकई खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, अगर वह उनके मालिक के साथ घोड़े के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि कई पर्यवेक्षक नागरिकों ने चू फैंग की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि चू फैंग के पास आंखें थीं, लेकिन वह माउंट ताई को नहीं पहचान सकता था क्योंकि उसे उनके जैसे लोगों के समूह को अपमानित नहीं करना चाहिए। चू फैंग ने भीड़ की निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कमर पर टंगे कॉस्मोस सैक की ओर बढ़ाया। हे भगवान, क्या ये वही प्रसिद्ध कॉस्मोस सैक है? अचानक कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या कॉस्मोस सैक? उसी क्षण आसपास के सभी लोगों की नजरें चू फैंग की कमर पर लगे कॉस्मोस सैक की ओर पड़ी। आखिर कॉस्मोस सैक एक बहुत ही कीमती चीज थी। केवल एक निश्चित सीमा तक अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे और केवल असली अमीर परिवारों से आने वाले लोग ही इसे खरीद सकते थे। क्या उनके सामने खड़ा युवक किसी अमीर परिवार से था? लेकिन एक अमीर परिवार का व्यक्ति घोड़े खरीदने के लिए यहाँ क्यों आएगा? यह कोई कॉस्मोस सैक नहीं है। ये सिर्फ एक नकल है जो कॉस्मोस सैक की तरह दिखती है। असली कॉस्मोस सैक ऐसे नहीं दिखते, साइडबन वाले आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। तो यह एक नकल है? मुझे तो लगा कि यह असली है। आजकल के युवा लोग प्रशंसा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरों की उच्च राय के लिए वे नकल का इस्तेमाल करते हैं। कितनी बेशर्मी है! उस बड़े व्यक्ति की बातें सुनकर भीड़ ने आह भरी और चू फैंग की और उनकी निगाहें अब उत्सुकता से नहीं रहीं। इसके बजाय वे घृणा से भर गए। चू फैंग ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने कॉस्मोस सैक को छुआ, एक अजीब सी रोशनी निकली और चू फैंग की हथेली पर 2 सुनहरे और चमकते आध्यात्मिक मोती दिखाई दिए। चू फैंग ने आध्यात्मिक मोतियों को दुकान के परिचारक की ओर फेंका और कहा, एक आध्यात्मिक मोती इस फरगाना घोड़े को खरीदने के लिए, दूसरा आपके लिए प्रशंसा के रूप में है। अध्याय 137 स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया दिव्य शरीर। यह चू फैंग की हरकतों ने आसपास के लोगों की बोलती बंद कर दी और वे अवाक रह गए। वे इतने हैरान थे कि उनके जबड़े जमीन पर गिर गए, खास तौर पर मूंछों वाले उस बड़े व्यक्ति के लिए। उसका चेहरा राख जैसा था और वह जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत था। आध्यात्मिक मोती, वे कितने कीमती थे उस फरगाना घोड़े के लिए। उसने हर जगह देखा और उसे उस घोड़े को खरीदने के लिए बहुत मुश्किलों के बाद ही एक मिला। कौन सोच सकता था कि इतना साधारण सा दिखने वाला युवक अपनी मर्जी से 2 घोड़े निकाल लेगा। उनमें से एक तो परिचारिका के लिए भी था। ये देखकर उसे वाकई खून की उल्टी होने लगी क्योंकि वह जानता था कि जिस फरगाना घोड़े की वह लंबे समय से प्रशंसा कर रहा था वह किसी और का था। बड़े व्यक्ति की खून की उल्टी की तुलना में अन्य लोग प्रशंसा और ईर्ष्या कर रहे थे। आसमान से गिरे धन के प्रति प्रशंसा जो परिचारक को मिला, एक आध्यात्मिक मन का सुट्याल सोने के बराबर था और इसे परिचारक को ऐसे ही दे दिया गया। यह उसके लिए बिना किसी चिंता के समृद्ध जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। उस पल चू फैंग की ओर सभी की निगाहें बदल गईं। किसी ने भी उसके प्रति एक कतरा भी तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वे अतुलनीय रूप से आदरपूर्ण थे। कुछ लोग तो चू फैंग का सामना करते हुए मुस्कुराने लगे और उम्मीद करने लगे कि चू फैंग उन्हें खुशी के मारे कुछ इनाम देगा। युवा स्वामी, ये फरगाना घोड़ा आपका है। मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ बढ़िया शराब और व्यंजन तैयार करता हूँ। वह सेवक इतना प्रसन्न हुआ कि उसके चेहरे पर फूल खिल गए और उसकी बड़ी मुस्कान उसके कानों के पीछे तक पहुँच गई और वह मुस्कुराना बंद ही नहीं कर सका। मेरे लिए भी एक बेहतरीन कमरा तैयार करो। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। कोई समस्या नहीं, आपके आराम के लिए सबसे अच्छा कमरा निश्चित रूप से तैयार किया जाएगा। परिचारक ने सबसे पहले आध्यात्मिक मन का बड़े व्यक्ति को वापस कर दिया, फिर दोनों आध्यात्मिक मनकों को सावधानी से रख दिया और अंत में वह खुशी खुशी चू फैंग के लिए एक कमरा तैयार करने चला गया। चू फैंग ने उस बड़े मूंछ वाले व्यक्ति पर एक नज़र डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरा कॉस्मोस सैक अब भी नकली जैसा दिखता है? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या हुआ?
इस फरगाना घोड़े को एक खास तरह की साधना के बिना वश में नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, वरना तुम यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। बड़े व्यक्ति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चू फैंग मुस्कुराया और कमरों की दिशा में चला गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि आम नागरिकों ने दौड़कर चू फैंग को घेर लिया और उसे रास्ता दिखाना चाहते थे। बॉस, ये फरगना घोड़ा उसे ऐसे ही दिया गया है। चू फैंग की पीठ पर नजर पड़ते ही बड़े लोगों का समूह चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसे दे दो। मूंछ वाले बड़े व्यक्ति ने लौटाया हुआ आध्यात्मिक मन का अपनी जेब में रख लिया और धीरे से कहा, चारों ओर पूछो और पता लगाओ कि यह छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है। हम इतनी बड़ी मोटी भीड़ को कैसे भूल सकते हैं। चू फैंग अतिथि कक्ष वाले क्षेत्र में पहुंचे और परिचारक ने उनके लिए पहले से ही एक बेहतरीन कमरा तैयार कर रखा था। बहुत जल्दी वो चू फैंग के लिए बढ़िया शराब और खाना लेकर आया। उनका रवैया उत्साही था और उनकी सेवा पूरी तरह से अच्छी थी। सुगंधित चाय के पाठ के बाद चू फैंग अधिक सतर्क हो गया। उसने पहले अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसे स्कैन किया और यह पुष्टि करने के बाद कि शराब और व्यंजन में कोई समस्या नहीं है, उसने खुद को भोजन से भरना शुरू कर दिया। खाने के बाद चू फैंग ने घोड़ा स्टेशन छोड़ने की जल्दी नहीं की। उसने पहले कमरे में एक आत्मा निर्माण रखा और अपने ब्रह्मांडीय थैले में आध्यात्मिक और मूल मोतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह नहीं जानता था कि उसकी यात्रा में उसका भाग्य अच्छा होगा या बुरा, इसलिए पहले अपनी खुद की साधना बढ़ाना बेहतर था। चू फैंग ने आध्यात्मिक मोतियों से शुरुआत की। अपनी ताकत में वृद्धि के बाद उसकी आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करने की गति और भी भयानक हो गई। कुछ ही समय में कई हजार आध्यात्मिक मोतियों को खत्म कर दिया गया और वे सभी उसके डेंटियन के भीतर दिव्य बिजली द्वारा भस्म हो गए। हालांकि कई हजार आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करने के बाद उसके डेंटियन में बड़े बदलाव होने के बावजूद सफलता की कोई भावना नहीं थी। हे भगवान, तुम्हारी भूख बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें इस तरह से कौन बड़ा कर सकता है। चू फैंग बहुत अवाक था। अचानक उसे वह समय याद आ गया जब वह सिर्फ कुछ संत आत्मा घासों के साथ सफलता प्राप्त कर सकता था। अब उसे लगता है कि वह कई हजार आध्यात्मिक मोतियों के साथ भी एक स्तर को पार नहीं कर सकता। अगर वह मूल क्षेत्र, गहन क्षेत्र या यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच जाता तो चू फैंग को ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं होती कि खुद को विकसित करने के लिए उसे कितनी संपत्ति खर्च करनी होगी। उसका भविष्य ही उसका वर्तमान था और वह एक बड़ी और कठिन समस्या का सामना कर रहा था। इस बारे में शिकायत मत करो। तुम्हारे शरीर में दिव्य बिजली की क्षमता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास भी एक दिव्य शरीर होना चाहिए जो स्वर्ग से मिला है। ठीक उसी समय एग्गी की हल्की और मधुर आवाज गूंजी, स्वर्ग से प्राप्त दिव्य शरीर, वह क्या है? चू फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। यह एक विशेष प्रकार का शरीर है। जब वह शरीर जन्म लेता है तो उसके साथ दुनिया में असामान्य प्रदर्शन भी होते हैं। वे असामान्य प्रदर्शन आमतौर पर एक दिव्य शरीर वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त विशेष क्षमताओं के साथ साथ क्षमताओं की ताकत और कमजोरियों को दर्शाते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो किंग क्सुआनटियन, जिसने सम्राट कब्रों का निर्माण किया था, एक दिव्य शरीर वाला व्यक्ति होना चाहिए। उस वर्ष उसकी उपलब्धियां और उसकी विशेष काया का इससे अविभाज्य संबंध है। एग्गी ने समझाया, इसका मतलब है कि मेरे डेंटियन में दिव्य बिजली मूल रूप से मेरे साथ एक थी। चू फैंग खुश हो गया क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके शरीर में दिव्य बिजली एक जीव है जो जबरदस्ती उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। चू फैंग हमेशा इसके उद्देश्य को लेकर उलझन में रहता था। हालांकि एग्गी की बातें सुनने के बाद उसे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि ईश्वरीय प्रकाश मूल रूप से उसके साथ था। यह उसके शरीर में केवल उसे मजबूत बनाने के लिए प्रवेश किया और यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। दिव्य शरीर जन्मजात होता है और असामान्य प्रदर्शन भी जन्म के समय ही प्रकट होते हैं। मार्शल साधना के बाद विशेष योग्यताएं भी प्रकट होती हैं। हालांकि उस वर्ष वास्तव में एक असामान्य प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आपके बड़े होने के बाद ही दिव्य बिजली आपके शरीर में प्रवेश कर पाई। अब तक की साधना में दूसरों की तुलना में साधना में तेज होने और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा गुणवत्ता होने के अलावा कोई विशेष योग्यता नहीं पाई गई। तो मैं निश्चित नहीं हो सकता कि आपके पास दिव्य शरीर है। हालांकि मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आपके शरीर में दिव्य बिजली एक अच्छी चीज है और यह आपको मजबूत बनाएगी। जब तक आपको सम्राट मकबरे में संसाधन मिलते हैं, शायद आप किंग क्सुआनटियन जैसे व्यक्ति से भी आगे निकल सकते हैं। एग्गी ने याद दिलाया, मम्मा,
मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पास दिव्य शरीर है या नहीं, लेकिन जब तक पर्याप्त संसाधन है, मैं निश्चित रूप से तेजी से मजबूत बन सकता हूँ। चू फैंग का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया क्योंकि उसने मूल मोतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक मूल मन का उसके पेट में घुस गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा में नहीं, बल्कि मूल शक्ति में फैल गया। ये कहना होगा कि मूल शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि चू फैंग के शरीर के भीतर मूल शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी मात्रा में परिवर्तित हो गई। वर्तमान चू फैंग के लिए, भले ही उसने 100 आध्यात्मिक मन के ले लिए हों, उसके डेंटियन में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हालांकि जब वह एक मूल मन का उसके पेट में गया, तो उसने अपने डेंटियन में स्पष्ट रूप से बदलाव महसूस किया। इससे भी मूल मनकों की प्रभावशालीता का पता चलता है। ये मूल मोती वास्तव में अच्छी चीजें हैं। चू फैंग बहुत खुश हुआ और उसने अपने पास मौजूद सभी मूल मोतियों को एक ही बार में निगल लिया। उन्हें खाने के बाद वे तुरंत असीम आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गए। लेकिन वह मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा चू फैंग के डेंटियन में दिव्य बिजली द्वारा एक ही बार में भस्म होने से पहले उसके शरीर में तबाही भी नहीं मचा सकी। वह इतना सीधा सादा था, मानो उसके सामने इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का उल्लेख ही न हो। मानो वह उसके दांतों के बीच की दरारों को भरने के लिए भी पर्याप्त न हो। हालांकि चू फैंग के लिए सबसे रोमांचक बात यह थी कि जब असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही बार में दिव्य बिजली द्वारा भस्म हो गई, तो चू फैंग की आभा तेजी से बढ़ने लगी। गुणवत्ता के मामले में परिवर्तन हुआ और वह पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर था। चू फैंग को जो बात रोमांचित कर रही थी वह ये थी कि न केवल मजबूती की भावना धीमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। क्या ये संभव है कि मैं एक ही बार में मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकूं? अध्याय 138 विशेष योग्यता। चू फैंग बेहद उत्साहित था। उसके डेंटियन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा था। 9 बिजली वाले जानवर, 9 रंग, 9 आकृतियां, वे लगातार बदल रहे थे और लगातार दहाड़ रहे थे। हर एक दहाड़ दुनिया को हिला सकती थी, लेकिन उस पल केवल चू फैंग और एग्गी ही इसे सुन सकते थे। तारांकन ववा। अचानक एक सुनहरा बिजली वाला जानवर समूह से बाहर निकल आया। अपनी चमकदार सुनहरी बिजली लेकर वह अचानक डेंटियन से बाहर निकला और चू फैंग के दिल में सिर घुसा दिया। चूतर चूतर। उस पल चू फैंग ने साफ तौर पर अपने दिल की धड़कन 2 बार तेज सुनी। साथ ही उसके दिमाग में एक अथाह एहसास घूम रहा था। चू फैंग के दिल में सुनहरा बिजली का जानवर टूट गया। ये बिजली की अनगिनत छोटी छोटी सुनहरी धाराओं में बदल गया, जो छोटे सुनहरे सांपों की तरह थीं। वे चू फैंग की नसों के साथ चले गए और उनके भीतर घूमने लगे। बहुत जल्दी उन्होंने चू फैंग के पूरे शरीर में खून पर कब्जा कर लिया। चू फैंग के खून से एक अवर्णनीय मजबूत भावना फैल गई। बस तभी चू फैंग का खून अब एक सामान्य व्यक्ति का खून नहीं था। ये खून था जो सुनहरी बिजली से भरा था। उस क्षण चू फैंग के डेंटियन में मौजूद 8 बिजली के जानवरों ने उछलना और दहाड़ना बंद कर दिया। वे फिर से एक ढेर में इकट्ठा हो गए और शांत हो गए। उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा अब उसके डेंटियन से उत्सर्जित नहीं हो रही थी। मूल शक्ति ने उसके शरीर के हर एक हिस्से को साफ करना शुरू कर दिया। एक सफलता। चू फैंग को आखिरकार एक सफलता मिली, क्योंकि उसने आत्मा के दायरे के बंधनों को तोड़ दिया और लंबे समय से प्रतीक्षित मूल क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अपने शरीर में मजबूत मूल शक्ति को महसूस किया, चू फैंग असामान्य रूप से खुश था। हालांकि चू फैंग को पहले से ही एग्गी की सहायता से मूल क्षेत्र में होने का एहसास था, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से अलग था। न केवल ये चू फैंग की अपनी शक्ति थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके खून में सुनहरी बिजली भी शामिल थी। सुनहरी बिजली मूल शक्ति से जुड़ गई और चू फैंग के साथ सामंजस्य स्थापित किया, ताकि उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। यदि ईश्वर के शरीरों में विशेष क्षमताएं होती, तो वर्तमान चू फैंग ऐसा था मानो उसने वह विशेष क्षमता हासिल कर ली हो जो उसकी होनी चाहिए थी। हाँ, अचानक चू फैंग ने जोरदार आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों के भीतर 2 सुनहरी बिजली चमक उठी। उसकी आंखों के भीतर सुनहरी बिजली चमक उठी और उसका पूरा वातावरण बिल्कुल अलग लग रहा था। उसी समय उसके रक्त प्रवाह में घूमती हुई सुनहरी बिजली ने उछालना और गर्जना करना शुरू कर दिया। चू फैंग को केंद्र में रखते हुए चू फैंग के चारों ओर मूल शक्ति एक मानव आकार की ढाल में बदल गई। चू फैंग की साधना पहले से मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। वाह, यह आपकी क्षमता है, प्रभावशाली। ये सीधे आपकी साधना को एक स्तर तक बढ़ा सकता है और यह बिजली के आपके शरीर में विलीन होने के बाद हुआ। यदि सभी 9 बिजली आपके शरीर में विलीन हो जाएं और आप उनका उपयोग कर सकें,
तो आप कितने मजबूत होंगे। अच्छे दोस्त, ये दिव्य बिजली वास्तव में सरल नहीं है। यदि आपको हर बार एक बड़े क्षेत्र से गुजरने पर एक बिजली की शक्ति मिलती है, तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां वास्तव में जबरदस्त होंगी। एग्गी ने उत्साह से जयकारे लगाए और खुशी से चिल्लाई, यहाँ तक कि उसे चूफैन की विशेष शक्ति के प्रति प्रशंसा महसूस हुई जो उसे मिली थी। आखिरकार चूफैन साधना में सीधे एक स्तर ऊपर उठ सकता था। इसका कारण बिजली थी जो उसके शरीर में विलीन हो गई थी। अगर उसके डेंटियन में मौजूद 8 बिजली के जानवर चूफैन द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते थे, तो ये कल्पना से परे था कि उसे किस तरह की शक्ति मिलेगी। आखिरकार वर्तमान में ये केवल सुनहरी बिजली की शक्ति थी। यह अज्ञात था कि अन्य 8 का क्या रहस्यमय प्रभाव होगा। हालांकि ये बात पक्की थी कि 9 बिजली वाले जानवर चूफैन के लिए भयानक शक्ति लाएंगे। ये वास्तव में मजबूत है और यह भावना भी बहुत अच्छी है। मुझे मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही वे मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हों, मैं अभी भी उनसे लड़ सकता हूँ। मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर रहने वालों के लिए भले ही मैं जीत न सकूं, लेकिन उन्हें मुझे नुकसान पहुंचाने में काफी कठिनाई होगी। जब तक मैं इच्छुक हूँ, मूल क्षेत्र में कोई भी मेरे कदमों को नहीं रोक सकता। चूफैन भी बेहद खुश था क्योंकि एग्गी की तुलना में जो उसकी आत्मा की दुनिया में रहता था, चूफैन खुद में बदलाव महसूस कर सकता था। उसके डेंटियन से निकलने वाली क्रूर मूल शक्ति और उसके खून में अत्याचारी बिजली ने चूफैन को बेहद आत्मविश्वासी बना दिया। उसे लगा कि वह मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद लोगों को आसानी से मार सकता है। जब तक वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता रहेगा, मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। भले ही वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद लोगों का सामना न कर पाए, लेकिन शानदार रैंक 7 शारीरिक मार्शल कौशल, इंपीरियल स्काई तकनीक के साथ, जब तक चूफैन भागना चाहेगा, कोई भी उसे मूल क्षेत्र में नहीं रोक पाएगा। ऐसा लगता है कि उस गोंग लुयुन के साथ आपकी व्यवस्थित लड़ाई वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह अभी गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है, लेकिन भले ही उसके पास बेहतर प्रतिभा हो, वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति है और व्यवस्थित लड़ाई के समय उसकी साधना गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर से आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि आपने अभी अभी मूल क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन आपके पास एक दिव्य शरीर है। आप एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि से विभूषित हैं, जिसके शरीर में विशेष क्षमताएं हैं। आपके पास वर्तमान में जो विधियां हैं, उनके साथ आपको गहन क्षेत्र में कदम रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक आप व्यवस्थित युद्ध की तिथि पर मूल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब तक आप आसानी से गोंग लुयुन को हरा सकते हैं। इसके साथ आपको गोंग लुयुन के खिलाफ जीतने के लिए केवल अपनी साधना को 7 और स्तरों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि 1 वर्ष के समय के भीतर ऐसा करना बेहद कठिन है, लेकिन यह मत भूलिए कि आपके पास सब कुछ की देखरेख करने वाला मैं हूँ। जब तक आप तय युद्ध से पहले मेरे लिए पर्याप्त स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और मेरी साधना को मूल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने देते हैं, स्वाभाविक रूप से मैं आपकी जीत की गारंटी दे सकता हूं। एग्गी ने हंसते हुए कहा, अंत में आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्रोत ऊर्जा ढूंढूं। मैं गोंग लुयुन के खिलाफ लड़ाई में अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता हूं, इसलिए जब तक मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं दिया जाता, मैं आपकी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। स्वाभाविक रूप से चूफैन जानता था कि 1 वर्ष से भी कम समय में लगातार 7 स्तरों की साधना को पार करके सीधे मूल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना काफी कठिन था, क्योंकि उसे संसाधनों के रूप में बड़ी मात्रा में मूल मोतियों की आवश्यकता थी। मूल मोतियों की बड़ी मात्रा की तुलना में गहन क्षेत्र विशेषज्ञों के अवशेषों से प्राप्त स्रोत ऊर्जा वास्तव में काफी बेहतर थी। आखिरकार एज्योर प्रांत के भीतर कई गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जब तक चूफैंग ने आत्मा निर्माण तकनीक को मजबूती से समझा, स्रोत ऊर्जा को खोजना उतना मुश्किल नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। हालांकि चूफैंग अभी भी गोंग लुयुन को हराने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहता था, क्योंकि वह उस व्यक्ति को हराने और मारने के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहता था जिसने पहले उसे अपमानित किया था। साधना में सफलता के बाद चूफैंग ने घोड़ा स्टेशन छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। हालांकि चूफैंग को सुनहरी बिजली की शक्ति का उपयोग करते समय कोई बोझ महसूस नहीं होगा, फिर भी वह अपनी आंखों से दूसरों से अलग दिखाई देगा जो सुनहरी बिजली से चमक रही थी और मूल शक्ति द्वारा बनाई गई ढाल से भी। इसलिए जब ये शांतिपूर्ण था, तो चूफैंग स्पष्ट रूप से उस विशेष विधि का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में बेहतर घुसपैठ के लिए एग्गी ने चूफैंग को एक ऐसी तकनीक भी दी जो आत्मा निर्माण शक्ति के माध्यम से उसकी क्षेत्र साधना को छिपाती थी। वह तकनीक बहुत ही खास थी और यह वास्तव में उसकी असली आभा को छिपा सकती थी।
जब तक कि वह एक बहुत ही मजबूत विश्व प्रेतवादी न हो। यहाँ तक कि गहन क्षेत्र का एक साधना विशेषज्ञ भी चू फैंग की साधना को नहीं देख सकता था। चू फैंग फरगाना घोड़े पर सवार होकर तेजी से सर पर दौड़ा। बहुत जल्दी वो वर्मिलियन बर्ड सिटी की प्रभावशाली रेंज से बाहर निकल गया। हालांकि ठीक उसी समय चौड़ी सड़क के सामने जाने पहचाने चेहरों का एक समूह था। ये वही बड़ा व्यक्ति था जो अपने फरगाना घोड़े के लिए लड़ रहा था। हे कमबख्त बदमाश, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। अध्याय 139 चारों ओर से हमले का सामना करना। बड़े बड़े लोगों के समूह को देखकर जो उसे घेर कर खड़े थे, चू फैंग हैरान रह गया। वह समझ गया कि लोगों का समूह क्या करना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस खास रास्ते पर जाने वाला है। लानत है उस बेचारे परिचारक पर। अचानक चू फैंग को कुछ याद आया और उसने मन ही मन कोसा। इससे पहले दुकान के कर्मचारी ने चू फैंग से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। ऐसा इसलिए था ताकि वह चू फैंग को व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज तक जल्दी पहुंचने के लक्ष्य के लिए कुछ शॉर्टकट बता सके। इसलिए चू फैंग ने उसे बताया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कर्मचारी ने उसे धोखा दिया और बड़े लोगों के समूह को बता दिया कि उसका रास्ता क्या है। हे बेटा, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुमने हमारे मालिक का कीमती घोड़ा चुराने की हिम्मत की। वे बड़े ब्लेडों को अपनी पैंट पर रगड़ते हुए तेजी से चू फैंग की ओर बढ़े। उनकी आक्रामकता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसे जिंदा छोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। चू फैंग ने लोगों के समूह को अपनी नजरों में नहीं रखा। साइडबन वाले बड़े व्यक्ति के अलावा जो आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधक था, बाकी सभी कमजोर थे और किसी काम के नहीं थे। वे बस मरने की तलाश में थे अगर वे चू फैंग को लूटना और मारना चाहते थे। यह आभा, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वह अपनी नजरें पीछे हटाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने धूल उड़ती देखी और उसे दर्जनों तेज घोड़े दिखाई दिए जो उनकी ओर दौड़ रहे थे। घोड़े अच्छे थे और लगभग हर एक घोड़े की हालत उस फरगना घोड़े से ज्यादा खराब नहीं थी जिस पर वह सवार था। उनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से की जाती थी। घोड़ों पर सवार लोग भी साधारण नहीं थे। न केवल उनके पास उपयुक्त कपड़े थे, बल्कि उनकी साधना भी खराब नहीं थी। सबसे कमजोर अभी भी मूल क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। चू फैंग लोगों के समूह के भीतर एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा को भी महसूस कर सकता था। हालांकि यह गहन क्षेत्र का केवल पहला स्तर था, फिर भी यह बिना किसी संदेह के गहन क्षेत्र था। यह लोगों के समूह की उपस्थिति ने बड़े लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। उन्होंने जल्दी से अपने ब्लेड अपने पीछे छिपा लिए, सड़क के किनारे खड़े हो गए और ऐसा अभिनय किया जैसे वे शांत हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि जो लोग और घोड़े आ रहे थे वे वर्मिलियन बर्ड सिटी से आए थे। अगर वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोगों को पता चल गया कि वे किसी युवक को लूट रहे हैं, तो वे शायद मर जाएंगे। चू फैंग भी वहीं खड़ा रहा और चुपचाप लोगों के समूह को देखता रहा। वह उन लोगों के गुजरने तक इंतजार करना चाहता था, उसके बाद उस बड़े व्यक्ति की देखभाल करना चाहता था जिसकी आंखें नहीं थीं। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि जैसे ही लोगों और घोड़ों का समूह पास आया, उन्होंने चू फैंग और बड़े लोगों को घेर लिया। एक सुंदर और खूबसूरत पुरुष जो एक सफेद रंग के बढ़िया घोड़े पर सवार था, ने ठंडे अंदाज में चू फैंग की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत होशियार हो, है न? तुमने रात के समय वर्मिलियन बर्ड सिटी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन क्या तुमने सोचा था कि तुम बस यहीं से बचकर निकल जाओगे? आप कौन हैं? मुझे आपके साथ कोई इतिहास याद नहीं है। चू फैंग ने ध्यान से सुंदर पुरुष की जांच की और उसने पाया कि उसकी साधना कमजोर नहीं थी, क्योंकि वह मूल क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में चू फैंग अपने पीछे खड़े ठंडे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से अधिक भयभीत था, क्योंकि वह व्यक्ति गहन क्षेत्र का वह व्यक्ति था जिसे चू फैंग ने पहले महसूस किया था। गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक विशेषज्ञ। हो, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं शानगुआनिया हूँ, सू मेई का मंगेतर। अब समझ में आया, शानगुआनिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जबकि उसकी निगाहें ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मंगेतर? सू मेई को आप जैसा मंगेतर कब मिला? मैंने उसे पहले कभी ऐसा कहते नहीं सुना। आपने खुद को यह उपाधि नहीं दी है न? चू फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और एक ठंडी निगाह बाहर निकल आई। हालांकि उसे पहले से ही लग रहा था कि वे शायद दयालु कारणों से नहीं आए हैं, लेकिन जब उसने शानगुआनिया को ये कहते सुना कि वह सू मेई का मंगेतर है, तो चू फैंग को तुरंत गुस्सा आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग के मन में पहले से ही सू मेई के लिए अच्छी भावनाएं थीं, और सू मेई भी मन ही मन चू फैंग से प्यार करती थी।
उन दोनों में से कोई भी खिड़की के कागज की परत से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि चू फैंग के दिल में सुमेई पहले से ही उसकी थी, इसलिए वह दूसरों को खुद को सुमेई की मंगेतर कहने की अनुमति कैसे दे सकता था। मेरे और सुमेई के बीच शादी कई सालों से तय है। ये कुछ ऐसा है जो वर्मिलियन बर्ड सिटी में हर कोई जानता है, शानगुआनिया ने जोर से कहा, और वह बहुत ही आत्मसंतुष्ट था। ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में सुमेई को पसंद करता था। भाई, मरने वाले व्यक्ति पर शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे मार दो और सब ठीक हो जाएगा। ठीक उसी समय शानगुआनिया के पीछे खड़ा पुरुष बोला। ठंडे चेहरे वाले इस पुरुष का नाम शानगुआन तियान था और वह शानगुआनिया का बड़ा भाई था। जब वह 30 साल का था तो उसने गहन क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि उसकी क्षमता शानगुआनिया से कम थी, लेकिन उसकी खेती करने की प्रतिभा खराब नहीं थी और वह अभी भी शानगुआन परिवार में काफी चरित्रवान था। भाई, तुम सही हो। मरने वाले लोगों का सामना करते समय मुझे वास्तव में कोई भी शब्द बर्बाद नहीं करना चाहिए, शानगुआनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वह शानगुआन परिवार में गुप्त रूप से निर्धारित भावी पारिवारिक स्वामी था, फिर भी वह अपने बड़े भाई के प्रति बहुत सम्मान रखता था। हमला करो, शानगुआन तियान ने ठंडे स्वर में कहा। उसने व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि चू फैंग जैसा व्यक्ति उसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमला करने के योग्य नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शानगुआन परिवार के दर्जनों विशेषज्ञों ने एक साथ हमला कर दिया। यहाँ तक कि बड़े लोगों के समूह को भी नुकसान पहुंचा। पलक झपकते ही कई लोग जमीन पर गिरकर मर गए। हमें मत मारो, हम नहीं जानते कि यह लड़का कौन है। मूंछों वाला बड़ा व्यक्ति भयभीत था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग के दुश्मनों का इतना बड़ा समूह था। वे ऐसे लोग थे जो सचमुच बिना पलक झपकाए मार डालते थे। साथ ही उनकी ताकत और साधना से यह स्पष्ट था कि उनका काफी महत्वपूर्ण दर्जा था। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वे चू फैंग को लूटने की हिम्मत कैसे कर पाते। न केवल वे सफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी जानें भी गंवा दी। लेकिन शानगुआन परिवार के लोग उन्हें कैसे जाने देते। एक विशेषज्ञ ने हाथ हिलाकर सीधे उस बड़े व्यक्ति के मस्तिष्क को चकनाचूर कर दिया और वह बहुत बुरी तरह मर गया। बड़े लोगों के समूह को मारने के बाद शानगुआन परिवार की भीड़ ने चू फैंग को घेर लिया। वे जो माहौल बना रहे थे उससे पता चल रहा था कि वे चू फैंग की जान लेने की योजना बना रहे थे। मुझे मारना चाहते हो, मुझे डर है कि तुम सब सक्षम नहीं हो। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, चू फैंग ने अपने नीचे फरना घोड़े को जमकर लात मारी और घोड़ा अचानक उछलकर उन दो लोगों की ओर सरपट दौड़ा जो उसके सामने चू फैंग को रोक रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? उन दोनों ने एक ही समय पर हमला किया। उन्होंने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन सबसे सीधे हमले किए। उन्होंने एक मुक्का मारा और मूल शक्ति की लहरें अदृश्य पत्थरों की तरह थीं। बिजली की गति और बिना छिपे हुए ताकत के साथ वे चू फैंग की ओर बढ़ रहे थे। चू फैंग ने उनके हमलों का सामना करते समय केवल ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में सुनहरी बिजली चमक उठी और ओरिजिन पावर शील्ड की एक परत ने उसे घेर लिया। उसकी साधना तुरंत ओरिजिन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गई और उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, जिससे 2 ओरिजिन पावर मुठ्ठियां दूर हो गईं। उसी समय चू फैंग ने अपने दोनों हाथों को कस लिया और 2 सुनहरी लंबी टिमटिमाती हुई पंक्तियां संघनित हो गईं। चू फैंग की भुजाएं हिल गईं और सुनहरी रोशनी की 2 किरणें हवा में फैल गईं। मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 विशेषज्ञों के शरीर और सिर अलग अलग स्थानों पर थे। फुसफुसाहट 2 लोगों का सिर धड़ से अलग करने के बाद चू फैंग ने शानगुआन परिवार के घेरे के जाल को तोड़ दिया। फरना घोड़े को चलाते हुए वह सीधे बाहर निकल गया। अध्याय 140 एक गतिरोध की ओर दौड़ना। ये कैसे संभव है? वह मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। उस पल शानगुआन परिवार के सभी लोग अचंभित और बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि चू फैंग के पास मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना थी। हालांकि कल्पना करना सबसे कठिन बात थी कि चू फैंग एक ही वार में मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 विशेषज्ञों को मार सकता है और उनके सामने से भाग सकता है। भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। शानगुआन तियान और शानगुआनिया ने अपने घोड़ों पर उसका पीछा करते हुए ठंडी सांस ली। उनके पीछे भीड़ का एक बड़ा हिस्सा उनका पीछा कर रहा था। हालांकि शानगुआन परिवार के मृतकों की देखभाल के लिए 2 लोग पीछे रह गए थे। उनके तरीके बेहद अनुभवी थे और उन्होंने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। चू फैंग पर उनके हमले से ये देखा जा सकता था कि वे सू परिवार को इसके बारे में पता चलने से डरते थे।
लानत है, सौभाग्य से मैंने एक अच्छा घोड़ा खरीदा, वरना मैं सचमुच ही मर जाता। चू फैंग के नेतृत्व में फरगाना घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था मानो उड़ रहा हो। इसकी गति वाकई बहुत बढ़िया थी और यह चू फैंग की शाही आकाश तकनीक से ज्यादा धीमी नहीं थी। हालांकि जिस बात ने चू फैंग को अवाक कर दिया वह ये थी कि शानगुआन परिवार जिस सफेद रंग के घोड़े पर सवार था वह उसके फरगाना घोड़े से भी बदतर नहीं था। यह उससे भी आगे निकल गया और वे धीरे धीरे दूरी कम करते जा रहे थे। धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं रहेगा। चू फैंग थोड़ा घबरा गया। वह अभी अभी वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज से निकला था और जहां तक उसकी नजर जा सकती थी मैदान ही मैदान थे। वह भागने के लिए सिर्फ सड़क के किनारे जा सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा ही करता रहा तो बहुत जल्दी ही उसे पकड़ लिया जाएगा। चू फैंग दूसरों से नहीं डरता था, हालांकि शानगुआन तियान का सामना करते समय कमोबेश चू फैंग को थोड़ा डर था। हालांकि वह गहन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था, आखिरकार ये गहन क्षेत्र था। अगर वह उसके पास पहुंच जाता तो चू फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि वह बच सकता है या नहीं। बेवकूफ, तुम घोड़े में मूल शक्ति क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या तुम पकड़े नहीं जाओगे? ठीक उसी समय एग्गी ने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, इस फरगाना घोड़े में मूल शक्ति का संचार करना। चू फैंग काफी हैरान था। ये पहली बार था जब उसने ऐसी चाल सुनी थी। तुम बेवकूफ हो, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। मत भूलो, तुम एक विश्व अध्यात्मवादी हो। एग्गी के चेहरे पर लोहे से नफरत करने का भाव था, क्योंकि वह स्टील नहीं है, क्योंकि उसने चू फैंग को एक प्रकार की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति दी थी जो मूल शक्ति को कम करती थी। इसके साथ वे दोनों एक साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते थे और यह फरगाना घोड़े की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का एक तरीका था। जब चू फैंग ने मूल शक्ति का संचार किया तो फरगाना घोड़ा हिनहिनाया और उसकी दोनों आंखें खून से लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया हो। उसके चार खुर एक साथ हिले और ऐसा लगा जैसे वह पहले ही जमीन छोड़ चुका हो। उस गति को तेज कहा जाता था और धुएं के एक झोंके के साथ चू फैंग के पास पहुंचने में बड़ी मुश्किल से शानगुआन की भीड़ पीछे रह गई। अरे, वह आदमी किस घोड़े पर सवार है? वह इतना तेज कैसे है? यह असंभव है। ये स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य फरगाना घोड़ा था। यह मेरे शानगुआन परिवार के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित छोटे सफेद ड्रैगन से कैसे तेज हो सकता है? चू फैंग को देखकर, जिसने उनसे पूर्ण लाभ के साथ छुटकारा पा लिया था, शानगुआन परिवार के सभी लोग अचंभित थे, क्योंकि उसका घोड़ा सबसे तेज घोड़ा था जिसे उन्होंने कभी देखा था और यह इतना तेज था कि यह उनकी कल्पना से परे था। काफी सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत अपरिपक्व हैं। शानगुआन तियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसका शरीर उछला और वह अपने सफेद घोड़े से कूद गया। उसके बाद वह लंबे कदमों से आगे बढ़ा। जंगली हवा नाच रही थी और उसकी गति घोड़े से बहुत तेज थी, क्योंकि वह चू फैंग का पीछा कर रहा था। ठीक है, अब और पीछा करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई के साथ चू फैंग बिना किसी संदेह के मर जाएगा। ये देखकर शानगुआन ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया और उन्हें रुकने का इशारा किया। मौजूदा स्थिति में उनके लिए चू फैंग का पीछा करने के लिए घोड़ों पर भरोसा करना असंभव होगा। उनके पास दिल तो था, लेकिन ताकत नहीं थी। हालांकि शानगुआन तियान अलग था। उसने जो सीखा वह एक मध्यम स्तर की रहस्यमय तकनीक थी और उसने एक बहुत ही गूढ़ शारीरिक मार्शल कौशल भी सीखा था। मजबूत गहन शक्ति और उत्कृष्ट मार्शल कौशल को मिलाकर ये केवल समय की बात थी कि वह चू फैंग को पकड़ ले, क्योंकि भले ही वे सहन शक्ति के मामले में बराबरी कर रहे हों, शानगुआन तियान फरगाना घोड़े से नहीं हारेगा। ये गहन क्षेत्र की भयावहता थी। अरे वाह, इस आदमी का शरीर इतना अच्छा कैसे है? क्या इसके शरीर में मौजूद गहन शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता? वे दोनों पागलों की तरह दौड़ते रहे। चू फैंग घोड़े पर सवार था, शानगुआन तियान अपने पैरों से दौड़ रहा था। वे दिन से रात तक दौड़ते रहे और वे 10,000 मील से ज्यादा भाग चुके थे। हालांकि जिस चीज के सामने चू फैंग असहाय था वह ये थी कि शानगुआन तियान को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि वह पीछा कर रहा था और उसके चेहरे पर थकान का एक भी निशान नहीं था। बकवास, वह प्रोफाउंड दायरे का विशेषज्ञ है और इसकी तुलना ओरिजिन दायरे से नहीं की जा सकती। क्या आपको वाकई लगता है कि प्रोफाउंड पावर और ओरिजिन पावर के बीच की दूरी एक तारे या आधे बिंदु जितनी थी? सौभाग्य से आप जिस व्यक्ति से मिले वह प्रोफाउंड दायरे के केवल पहले स्तर पर था। अगर वह प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर होता तो वह पहले ही आपको पकड़ लेता। एग्गी ने समझाया। मुझे क्या करना चाहिए?
इस फरगना घोड़े पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और वह जल्दी ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। चू फैंग के पास आत्मिक शक्ति थी, इसलिए वह फरगाना घोड़े की स्थिति को महसूस कर सकता था। हालांकि चू फैंग की मूल शक्ति ने फरगाना घोड़े की शारीरिक क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन उसका शरीर इतना अधिक दबाव सहन करने में असमर्थ था और वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि भागने के लिए तुम घोड़े को छोड़कर ही जा सकते हो। जाओ, उस पहाड़ पर जाओ, जंगल में उसे तुम्हें पकड़ना मुश्किल होगा, एग्गी ने याद दिलाया। उस समय चू फैंग ने भी पास में ही एक पर्वत श्रृंखला देखी, इसलिए चू फैंग ने घोड़े को उस ओर जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, फरगना का घोड़ा पूरी तरह से थक गया था और उसने गति कम करना शुरू कर दिया। हौसी, माफ करना, चू फैंग ने फरगाना के घोड़े को सहलाया जो 10,000 मील से भी ज्यादा दौड़ा था, लेकिन वह उससे अलग होने को तैयार नहीं था। उसके बाद उसने छलांग लगाए, हवा में एक खूबसूरत उछाल बनाया और घोड़े की पीठ से जमीन पर उतरा। उसके पैरों के जमीन को छूने के बाद बिजली की सांप उछली, क्योंकि उसने इंपीरियल स्काई तकनीक के मध्य चरण का उपयोग किया था। वाह टिल्ड 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 टिल्ड। हालांकि 2 कदम चलने से पहले ही पीछे से घोड़े की दयनीय चीख सुनाई दी। अपना सिर घुमाकर देखने पर चू फैंग ने पाया कि फरगना के घोड़े को शांगगुआन तियान ने 2 टुकड़ों में काट दिया था और जमीन पर खून बिखरा हुआ था। शांगगुआन परिवार को धिक्कार है। अगर मैं, चू फैंग, इस विपत्ति से बच सकता हूँ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। चू फैंग गुस्से में था। ये पहली बार था कि उसे ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया था, क्योंकि शांगगुआन तियान उसे बिना किसी चर्चा के मारना चाहता था। ये शांगगुआन तियान की रक्तपिपासा भी थी जिसने चू फैंग के क्रोध की ज्वाला को भड़काया। उसने पहले ही शांगगुआन परिवार को अपनी उन्मूलन सूची में डाल दिया था। जब तक वह उस आपदा से बच सकता था और बड़ा हो सकता था, भविष्य में वह निश्चित रूप से शांगगुआन परिवार को मारने जाएगा और एक भी मुर्गी या कुत्ते को जीवित नहीं छोड़ेगा। हुश हुश हुश। चू फैंग पर्वत श्रृंखला में भाग गया और उसने अपनी आत्मा शक्ति से देखा। शाही आकाश तकनीक की गति पर भरोसा करते हुए चू फैंग जंगल में पश्चिम और पूर्व की ओर भागा, लेकिन फिर भी उसके पास शांगगुआन तियान से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। पहली बार उसने गहन क्षेत्र विशेषज्ञों की शक्तिशाली ताकत को समझा। मूल और गहन क्षेत्र के बीच वास्तव में एक अंतर था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। भले ही वह चू फैंग था जिसके पास दिव्य शरीर था, भले ही उसके पास आत्मिक शक्ति थी, वह पर्याप्त साधना वाले गहन क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। भले ही शांगगुआन तियान गहन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था। बेटा, तुम बच नहीं सकते। अचानक शांगगुआन तियान की गर्जना चू फैंग के पीछे आ गई। उसी समय उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसके बाईं ओर और दाईं ओर 2 आभाएं दिखाई दी हैं। वे दोनों आभाएं गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थीं। उसी क्षण पीछे से भी चू फैंग को घेर लिया गया।